नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की इस जीके सीरीज में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति पर बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस टॉपिक से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको बस 3 काम करने हैं। एक तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है, बार बार इसका रिवीजन करना है, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक भी करना है, और दोस्तों को तो शेयर करना ही है दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। चूंकि 1 घंटे में मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कवर कराने हैं दोस्तों, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और यह संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद, और इसी अनुच्छेद के तहत यह बात साबित होती है कि भारत कभी भी राष्ट्रपति विहीन नहीं होगा। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भारत का कोई ना कोई राष्ट्रपति ना हो। यहां तक कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु भी हो जाए तो तुरंत ऐसी अवस्था में किसी अन्य को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। जैसे कि भारत का संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है भारत के, तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं या आगे ये क्रम अनुसार जो भी अवेलेबल है वह राष्ट्रपति बनेगा। पर भारत कभी भी राष्ट्रपति विहीन नहीं होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है दोस्तों। इस चैप्टर में आपको कुछ अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे दोस्तों। मैं पूरा एक लिस्ट बनवा दूंगा आपको, पर जो भी अनुच्छेद मैं आपको बताऊं वो आपको याद करने ही करने हैं दोस्तों। इस चैप्टर के तो खास तौर से सीधे सीधे अनुच्छेद पूछे जाएंगे, जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यताएं नहीं है? भारत के राष्ट्रपति पद की कुछ योग्यताएं दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की बात करता है, और अनुच्छेद 58 के तहत एक व्यक्ति में भारत का राष्ट्रपति यदि बनना चाहता है तो 4 योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भारत का जन्मा नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में कई बार जन्मा नागरिक लिखा आ जाता है, तब यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में जन्म लेना आवश्यक नहीं है, पर भारत के नागरिक होने चाहिए। जैसे सोनिया गांधी जी भारत की जन्मी नागरिक नहीं है, वे इटली की नागरिक थी और उन्होंने अब भारत की नागरिकता ले ली है, तो वो भारत की राष्ट्रपति बन सकती हैं। पर यदि भारत का कोई नागरिक नहीं है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता है। न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ध्यान रखिएगा, अधिकतम आयु नहीं तय बताई गई है। कोई भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति जो 35 वर्ष से अधिक है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे 100 साल का हो या 150 साल का। अधिकतम आयु की कोई बात नहीं की गई है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह भी एक योग्यता है। केंद्र सरकार के अधीन या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें संसद सदस्य नहीं लिखा हुआ है, बल्कि लोकसभा का सदस्य लिखा हुआ है। यानी एक राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि संसद का। संसद में तो राज्यसभा भी आती है ना, तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए यहां पर इन तीनों के अलावा कोई भी और योग्यता जो पूरी तरह गलत लिख दी जाती है। जैसे इस प्रश्न में मैं लिख देता न्यूनतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, तो 40 वर्ष वाला कथन गलत हो जाता, तब ये संसद वाला कथन हम सही मान लेते। तो हमें देखना पड़ता है प्रश्न कह क्या रहा है, क्योंकि संसद की जगह पर लोकसभा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कथन गलत है। पर अगर उम्र का या कोई और ना जो ऊपर जन्मा नागरिक हो जाता तो वो कथन तो पूर्णतः गलत हो गए ना, तब हम इस कथन को सही मान लेते हैं। तो प्रश्न को थोड़ा होशियारी से सॉल्व कीजिएगा, प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता दोस्तों। भारत की जनता सीधे सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती, बल्कि ये इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है और उस निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद, ये सारे अनुच्छेद मैं आपको एक साथ बाद में लिखा दूंगा, अभी आप इनको ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की बात करता है और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, इसका मतलब मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी 28 राज्य भारत में हैं इस समय, और उनकी विधान सभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत उसमें भी नहीं, निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब भाई 2 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां विधानसभाएं हैं, इसलिए संविधान दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के बारे में ही बात करता है। इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में अभी कोई भी विधानसभा नहीं है, तो उस बारे में बात अभी नहीं की गई है, और वैसे भी विधानसभा गठित भी हो जाएगी तो आपको पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 54 में आपको जम्मू कश्मीर लिखना पड़ेगा, तब उसकी विधानसभा इलेक्शन में शामिल हो सकती है। अभी स्थिति यह है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, या विधान परिषद के किसी भी प्रकार के कोई भी सदस्य हिस्सा नहीं लेते, तो विधान परिषद निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे सीधा सा कारण है दोस्तों, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। तो अगर उन विधान परिषदों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए तो वोट परसेंटेज बढ़ जाएगी उस राज्य की, और वो उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इस वजह से विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक कुल कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और भारत की नवीनतम राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। पर आपसे ये यहां पे ये नहीं पूछ रहा कि कितनी महिला राष्ट्रपति रही हैं, वो पूछ रहा कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। तो दोस्तों इस चुनाव से पहले तक इस प्रश्न का उत्तर 6 होता था, पर अब इस प्रश्न का उत्तर हो गया है 7। 7वीं महिला द्रौपदी मुर्मू ने भी तो इलेक्शन लड़ा है ना, तो 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, जबकि 2 महिलाएं ऐसी हैं जो भारत की राष्ट्रपति बनी। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव किसने लड़ा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक बार पूछ रहा है, तो चौधरी हरिराम ने सर्वाधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, 5 बार। हालांकि कभी जीते नहीं, पर 5 बार इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। जबकि बात करें टी.एन. शेषन की, तो यह एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया है या राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है।
और सर्वाधिक बार किसने लड़ा है? चौधरी हरिराम ने। जबकि काका जोगिंदर सिंह, इन्हें धरती पकड़ के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने भारत के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं सभी में हिस्सा लिया है। हारने का रिकॉर्ड है, कोई इलेक्शन जीते नहीं पर सभी में हिस्सा लिया है। इन्हीं की वजह से कुछ ऐसे प्रावधान करने पड़े ताकि अब साधारण व्यक्ति या कोई भी आम मनुष्य राष्ट्रपति इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। वो प्रावधान क्या है वो बात करेंगे आगे, पर राष्ट्रपति चुनाव की सीरियसनेस बनी रहे इस वजह से वो प्रावधान किए गए हैं ताकि धरती पकड़ जैसे लोग बस मौज मस्ती के लिए राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा न ले सकें। दोस्तों चलिए आगे पर चर्चा करेंगे, वो प्रश्न बनाए हुए उन प्रावधानों पर, तो मैं प्रावधान अभी बताना नहीं चाहता आपको। चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। देखिए अभी मैंने आपसे बात करी टीएन शेषन की, वो एकमात्र चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। इसी प्रकार वह पूछ रहा है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। देखिए चारों ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना आपको, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश ही हैं। इसमें से एच.आर. खन्ना और वी.आर. कृष्णन अय्यर ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, न्यायाधीश हैं। देखिए चीफ जस्टिस नहीं बने, ये भारत के जज रहे हैं और इन्होंने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। तो एच.आर. खन्ना और वी.आर. कृष्णन अय्यर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया है। पर आपसे पूछा जा रहा है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, तो वो है के सुब्बा राव। के सुब्बा राव भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। जबकि हिदायतुल्लाह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहे हैं। इन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा दोस्तों, लेकिन इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। अब ये कैसे संभव है? जब चुनाव ही नहीं लड़ा तो राष्ट्रपति पद पर कार्य कैसे किया है? तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की जब मृत्यु होती है जाकिर हुसैन साहब की, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करते हैं। पर वीवी गिरी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो जब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो अब वो राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला और बाद में इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का नहीं उपराष्ट्रपति का, और ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रहे और भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। यानी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों के पद पर कार्य किया है, तो उत्तर हो जाएगा हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, ओहो, चलिए इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए और इसको डी कर लीजिए। तो एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं, टीएन शेषन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका अपने पद पर रहते हुए निधन हुआ? तो दोस्तों पद पर रहते हुए निधन दो राष्ट्रपति को हुआ है, जिनमें से पहले राष्ट्रपति थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, या भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तीन मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, एक जाकिर हुसैन साहब, एक फखरुद्दीन अली अहमद और हमारे एपीजे अबुल कलाम आजाद, जिसमें से जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली अहमद जी का पद पर रहते हुए निधन हुआ है। दूसरे राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। दो ही राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है या जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ऑप्शन में कहीं भी जाकिर हुसैन है नहीं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में सत्य कथन छाटिए। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे क्योंकि उनके सामने किसी अन्य उम्मीदवार ने फॉर्म नहीं भरा था। ध्यान रखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध चुने गए, यानी इनके सामने कोई कंटेस्टेंट ही नहीं था।
तो इस हिसाब से तो ये कथन सत्य हो जाना चाहिए, लेकिन ये कथन असत्य है दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखा है उनके सामने किसी अन्य उम्मीदवार ने फॉर्म नहीं भरा। इनके सामने एक ने नहीं दोस्तों, 36 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, यानी उस इलेक्शन में कुल 37 उम्मीदवार थे। जबकि इत्तेफाक है कि नीलम संजीवा रेड्डी के अलावा अन्य 36 फॉर्म रिजेक्ट हो गए, किसी ना किसी कारण से वे सभी नामांकन रद्द कर दिए गए और बचे कौन? एकमात्र नीलम संजीवा रेड्डी। और नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे। तो यह कथन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो नई विधानसभा के गठन तक राष्ट्रपति चुनाव नहीं हो सकता। यह कथन भी गलत है दोस्तों। देश में 28 राज्य हैं और भविष्य में हो सकता है 50 भी हो जाएं। तो अगर सभी में विधानसभा है तो कहीं ना कहीं की विधानसभा तो ऐसा होता ही है कि भंग हो जाती है। तो इस हिसाब से तो भारत में कभी राष्ट्रपति चुनाव हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? निर्वाचक मंडल कभी पूरा ही नहीं होगा। तो अनुच्छेद 71 स्पष्ट रूप से लिखता है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है तब भी इलेक्शन होंगे। विधानसभा तो छोड़ दीजिए, यदि लोकसभा भी भंग हो जाए तब भी राष्ट्रपति चुनाव होंगे। अब ये मत कहना कि राज्यसभा भंग हो जाए, तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी भंग नहीं होती। तो अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है तब भी इलेक्शन होंगे, जबकि ये कह रहा है कि राष्ट्र विधानसभा के गठन तक चुनाव नहीं होंगे। तो कथन गलत हो गया। 1952 के राष्ट्रपति चुनाव में केटी शाह ने चुनाव नहीं लड़ा था दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद जी के विरोध में केटी शाह ने चुनाव लड़ा था। संविधान सभा के एक्टिव मेंबर रहे केटी शाह। तो ये कथन भी गलत हो गया। तो हमारा उत्तर तो हो गया डी। लेकिन डी क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। पहले आंग्ल भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया वो थे डेरेक ओ ब्रायन। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते और राष्ट्रपति लोकसभा में, अब तो ये प्रावधान नहीं है, पर पूर्व में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नामित करते थे। अब चूंकि वो नामित होते थे या मनोनीत होते थे तो वो हिस्सा नहीं ले सकते थे राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन आंग्ल भारतीय इलेक्शन जीत कर भी तो आ सकता है। तो डेरेक ओ ब्रायन पश्चिम बंगाल से पहले ऐसे सांसद थे जो राज्यसभा में इलेक्शन जीत करके आए, और जब वो इलेक्शन जीत के आए तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा भी लिया। तो डेरेक ओ ब्रायन पहले आंग्ल भारतीय हो गए जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। तो हमारा सत्य कथन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। खुला बैलेट प्रणाली द्वारा तो गुप्त मतदान होता है। अब बच गया एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली या आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति चुनाव का तरीका है ना, उसका पूरा नाम है एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक गुप्त मत प्रणाली। एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। पर यह प्रश्न एक बार ऐसे ही पूछा गया है। इसमें एकल हस्तांतरणीय अलग दे रखा है और आनुपातिक मत प्रणाली अलग दे रखा है, और बोर्ड ने जो इसका सही उत्तर माना है वो माना है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को। इस वजह से ये प्रश्न मैंने यहां डाला है, पर वास्तव में पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है उसका पूरा नाम है एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। लेकिन आपको अगर ये दोनों इस तरीके से आ जाए तो आपको एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को ही सही उत्तर करना है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड ने इसी को सही उत्तर माना है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने हेतु कितने प्रस्तावक और अनुमोदक अनिवार्य है? ये वही प्रावधान है दोस्तों जो धरती पकड़ जैसे लोगों को रोकने के लिए किया गया है। पहले क्या होता था, कोई प्रस्तावक नहीं चाहिए, कोई अनुमोदक नहीं चाहिए, तो कोई भी आकर के नामांकन भर देता था कि भाई मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, पूरे भारत में फेमस तो हो ही जाओगे। तो ऐसे अनसीरियसनेस लोगों को रोकने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक का प्रावधान किया गया। और वर्तमान में यदि आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हो तो 50 तो होने चाहिए प्रस्तावक जो आपके नाम का प्रस्ताव रखें, और 50 ही होने चाहिए अनुमोदक जो आपके नाम के प्रस्ताव का समर्थन करें। तो बोले अच्छा तो 100 ही लोग तो चाहिए, 100 लोग तो मेरे परिवार में ही हैं, ले आऊंगा सुबह प्रस्तावक और अनुमोदक बना करके। तो नहीं, उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं हो सकता, और जो अनुमोदक होगा वो प्रस्तावक नहीं हो सकता, और प्रस्तावक या अनुमोदक निर्वाचक मंडल का हिस्सा होना चाहिए।
निर्वाचक मंडल का ही हिस्सा होना चाहिए। यानी या तो वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो या राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, या राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य हो या दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ऐसे 100 लोगों का समर्थन आपको चाहिए। भाई अगर आपको 100 ही लोगों का समर्थन नहीं है उम्मीदवार भरते समय, तो जीतने के लिए कैसे वोट प्राप्त करोगे ना। तो ये इस वजह से अगर आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हो तो 50 तो होने चाहिए प्रस्तावक और 50 ही होने चाहिए अनुमोदक। उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने हेतु कितनी जमानत राशि आवश्यक है? तो 15,000 की जमानत राशि आपको जमा करनी होती है और यह जमानत राशि रिफंडेबल होती है। इलेक्शन खत्म होने के बाद आपको आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। तो कितनी जमानत राशि होती है? तो उत्तर हो जाएगा 15,000। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में असत्य कथन छांटिए। जमानत राशि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में जमा करनी होती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में नहीं जमा करनी होती दोस्तों, बल्कि आरबीआई में जमा करनी होती है। कहां जमा करनी होती है? आरबीआई में जमा करनी होती है। इसका मतलब है कि हमारा यह कथन गलत हो जाएगा। एक उम्मीदवार 5 फॉर्म भर सकता है, तो एक उम्मीदवार 5 नहीं फॉर्म भर सकता बल्कि 4 फॉर्म भर सकता है। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 फॉर्म भर सकता है। क्यों भरवाए जाते हैं 4 फॉर्म? कि अगर एक फॉर्म में गलती से आपसे मिस्टेक हो गई तो आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको 4 मौके दिए जाते हैं, आपसे 4 फॉर्म लिए जाते हैं कि अगर कोई गलती हो जाए तो दूसरा फॉर्म लगा लेंगे, उसमें भी मिस्टेक हो तो तीसरा लगा देंगे, उसमें भी मिस्टेक हो तो चौथा लगा देंगे। अब 4 फॉर्म में गलती करिए तो आप बेहद ही नाकारा किस्म के व्यक्ति हो, राष्ट्रपति जैसे पद के लिए उपयुक्त नहीं हो, आपकी तो उम्मीदवारी रद्द ही कर देनी चाहिए। तो 5 नहीं बल्कि 4 फॉर्म भरवाए जाते हैं। उम्मीदवार जितने फॉर्म भरेगा प्रत्येक फॉर्म के साथ अलग अलग जमानत राशि जमा करनी होगी। यानी ये कहना चाहता है कि अगर आप 4 फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 60,000 जमानत राशि देनी होगी, 3 फॉर्म भर रहे हैं तो 45,000 देनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, फॉर्म आप 1 भरिए, 2 भरिए, 3 भरिए या 4 भरिए, जमानत राशि तो आपको एक बार यानी 15,000 रुपए ही जमा करनी है। इसका मतलब ये कथन भी असत्य हो गया और ये कथन भी असत्य हो गया। असत्य कथन, कथा नहीं कथन, असत्य कथन आपको छांटना है तो उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हो या राज्यसभा के सदस्य जिन्हें हम सांसद कहते हैं उनका चुनाव हो, या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हो, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो जिन्हें हम विधायक कहते हैं, इन सभी के चुनावों में जो अधिसूचना है दोस्तों वो अधिसूचना चुनाव आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है। तो आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। अब आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति चुनाव में पीठासन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों एक तो होता है अधिसूचना जारी करना, अधिसूचना जारी करने का कार्य तो चुनाव आयोग का है, पर पीठासन अधिकारी जिसकी देख रेख में ये पूरा चुनाव होता है वो एक अधिकारी होता है जिसे हम पीठासन अधिकारी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव में पीठासन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयोग का कोई सदस्य, वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा नामित अधिकारी, या लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से। तो दोस्तों ये नहीं करते बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से करते हैं। यानी एक बार इलेक्शन में लोकसभा के महासचिव पीठासन अधिकारी के रूप में कार्य कर लेंगे और अगली बार जब इलेक्शन होगा तो राज्यसभा के महासचिव पीठासन अधिकारी के रूप में कार्य कर लेंगे, या जो भी वो जैसे भी अपनी प्रोसीजर अपनाते हैं कि भाई राष्ट्रपति चुनाव में पीठासन अधिकारी लोकसभा के महासचिव हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के महासचिव हो जाएंगे, जो भी है रोटेशन वाइज बारी बारी से वे पीठासन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति चुनाव में पीठासन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है
राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसकी शिकायत कहाँ की जाती है? देखिए, किसी भी इलेक्शन में जब भी कोई विवाद होता है तो शिकायत की जाती है चुनाव आयोग के पास में, और यदि आप चुनाव आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है तब शिकायत की जाती है उच्चतम न्यायालय में। पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 71 के अनुसार, अनुच्छेद 71 ये वही है जो कहता है कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है तब भी इलेक्शन हो सकता है, वही विवाद की भी बात करता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, दोनों की बात कर रहा है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई विवाद है तो शिकायत सीधे सर्वोच्च न्यायालय को की जाएगी, चुनाव आयोग को नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में असत्य कथन छांटिए। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर उम्मीदवार या निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य शिकायत कर सकते हैं। ये कथन सत्य है दोस्तों, हर कोई शिकायत नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है मैं कहूं भाई राष्ट्रपति चुनाव में जरूर धांधली हुई है और मैं पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट कि छोड़ो यार सुप्रीम कोर्ट तो घूम ही आएंगे, ले चलते हैं शिकायत। ऐसा नहीं है, हर कोई शिकायत नहीं कर सकता दोस्तों। शिकायत या तो राष्ट्रपति चुनाव का कोई उम्मीदवार कर सकता है या निर्वाचक मंडल के सदस्य कर सकते हैं, और वो भी कम से कम 20 सदस्य यदि फॉर्म साइन करें तभी शिकायत या रिट डाली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और शिकायत ऐसा नहीं है कि 2019 में इलेक्शन हुए 2022 में आपने शिकायत कर दी, परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर आपको शिकायत करनी होती है दोस्तों। तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा, जबकि आपको चाहिए असत्य कथन। राष्ट्रपति चुनाव के मतदाताओं को निर्वाचक कहा जाता है। देखिए हम भी वोट डालते हैं ना सांसद के, विधायकों के चुनाव में, तो हमें तो मतदाता कहा जाता है। पर जब मतदाता किसी को चुन लेते हैं और वो जब आगे इलेक्शन करते हैं राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, तो उन्हें कहा जाता है निर्वाचक। तो यह भी सत्य हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति चुनाव में नोटा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, यह कथन गलत हो जाएगा। न राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न राज्यसभा के सदस्यों, किसी भी सदस्यों के चुनाव में नोटा विकल्प प्रयोग नहीं किया जाता। या हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं उनमें नोटा विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता। नोटा विकल्प का प्रयोग केवल उन इलेक्शनों में किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं। और नोटा विकल्प क्या होता है? दिए हुए उम्मीदवारों की लिस्ट में यदि आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा करके आ जाइए, यानी हमें कोई पसंद नहीं है, इसे कहते हैं नोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई उम्मीदवार निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यहां निश्चित कोटा से तात्पर्य है वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/6, वैध मतों का 1/8 या वैध मतों का 1/12। देखिए 15,000 की आरबीआई के पास में आपने जमानत राशि जमा करी है और ये जमानत राशि रिफंडेबल है। इलेक्शन खत्म होने के बाद आपको आपकी ये जमानत राशि वापस मिल जाएगी। पर आप शर्त इतनी है कि उस इलेक्शन में, उस चुनाव में आपने एक निश्चित कोटा है उतने वोट अवश्य प्राप्त किए हों। और वह निश्चित कोटा क्या है? वह निश्चित कोटा है वैध मतों का 1/6। यानी यदि आपने वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करे, कम प्राप्त करे हैं, तो आपकी जमानत राशि तो समझ लो डूब गई। अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको अपना इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, पैसा प्राप्त करने के लिए भी इलेक्शन लड़ना पड़ता है और कम से कम 1/6 मत प्राप्त करने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 पहला प्रश्न हमारा यही था। अनुच्छेद 53 में कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का प्रधान, यानी भारत के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और यहां अधीनस्थ कौन है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है। पढ़ा है हमने निर्वाचक मंडल को। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात करता है। निर्वाचन विधि, एकल संक्रमणीय
हस्तांतरणीय प्रणाली, ये निर्वाचन विधि या किस तरीके से इसमें मत मूल्य निकाला जाएगा, इन सब की चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है। बात करें अनुच्छेद 56 की, तो यह राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है कि भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा, जो कि अपना इस्तीफा भी दे सकता है 5 वर्ष से पहले, और महाभियोग के माध्यम से उसे हटाया भी जा सकता है। यानी महाभियोग की चर्चा भी की गई है अनुच्छेद 56 में। बात करें अनुच्छेद 57 की, तो यह राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात करता है, पुनः निर्वाचन। 58 हमने पढ़ा राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करता है। इसके अलावा 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों की बात करता है। देखिए योग्यता और शर्तों में अंतर होता है। योग्यता इलेक्शन लड़ने से पहले देखी जाती है और शर्तें इलेक्शन लड़ने के बाद। यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये एक योग्यता है, ये चेक किया जाता है अनुच्छेद 58 के तहत जब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि आप किसी लाभ के पद पर तो नहीं है। चलिए उस समय नहीं है, इलेक्शन जीत गए, राष्ट्रपति बन गए, अब लाभ के पद को आपने ले लिया, तो शर्तों में लिखा है कि लाभ का पद नहीं ले सकते राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, और वैसे बाद में भी नहीं ले सकते। तो ये क्या है, ये शर्त है। तो शर्तों की बात 59 करता है। इसके बाद 60 में शपथ दी हुई है, राष्ट्रपति पद के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में की गई है। बात करें 61 में, तो 61 महाभियोग की बात करता है, राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। इसके अलावा आपको एक 72 याद रखना है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, क्षमादान शक्तियां हैं। एक अनुच्छेद आपको 111 याद रखना है, एक अनुच्छेद 123 याद रखना है, और एक अनुच्छेद आपको 148 याद रखना है। इनके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे आगे, तो ध्यान रखिएगा। इतने प्रकार के आपको अनुच्छेद राष्ट्रपति के चैप्टर में रटे होने चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए अनुच्छेद 60 जो कि शपथ की बात करता है, यहां मैंने टिक नहीं किया, अनुच्छेद 60 जो कि शपथ की बात करता है, उसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। इजी सा प्रश्न है, लोगों को रटा होता है, और इसका उत्तर कर देंगे सी। और जैसे ही आपने इसका उत्तर सी कराना दोस्तों, आप खुश होकर एग्जाम रूम से बाहर आएंगे, आंसर चेक करेंगे तो उसमें इसका उत्तर सी नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 60 में जो पूरी पंक्ति लिखी है वो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो चूंकि ये पंक्ति पूरी लिखी हुई है, इस वजह से उत्तर डी हो जाएगा, पर इसकी जगह अगर कुछ और ऑप्शन में होता तो हमारा उत्तर सी हो जाता। तो मैंने पहले ही कहा, प्रश्न को पढ़िए, मथिए, उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अनुच्छेद 56 जो कार्यकाल की बात करता है, उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आपसे पूछा जा रहा है वो 5 वर्ष की अवधि कब से प्रारंभ होती है? क्या निर्वाचन की तारीख से, या संसद कोई तिथि निर्धारित करती है उस तिथि से, या पद ग्रहण करने के दिन से जब शपथ ली है तब से, या जब परिणाम घोषित हुआ था कि अब आप राष्ट्रपति बनाए जाओगे तब से? तो ध्यान रखना, यह 5 वर्ष का कार्यकाल शपथ ग्रहण से माना जाता है, यानी कि अपने पद ग्रहण करने के दिन से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो देखिए चर्चा कर चुके सभी अनुच्छेदों की। 53वां कार्यपालिका की शक्ति, 57 पुनः निर्वाचन, 58 योग्यता, 59 शर्तें, 60 शपथ, 61 महाभियोग की प्रक्रिया, ये सभी रटे होने चाहिए आपको इसी तरीके से। तो पुनः निर्वाचन यानी अनुच्छेद 57 में क्लियर लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 ही बार निर्वाचित होता है, पर भारत में ऐसा नहीं है। आप 2 से ज्यादा बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपको मौका मिल जाए उतनी बार आपको राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किंतु यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार
संभाला। तो उपराष्ट्रपति नहीं हो तब कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला? कई बार बता दिया इस वीडियो में, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्न में से किसे संरक्षण नहीं दिया गया? देखिए अनुच्छेद 361 कुछ लोगों को संरक्षण देता है, जैसे राष्ट्रपति को संरक्षण देता है। इस संरक्षण क्या है? तो अनुच्छेद 361 के तहत संरक्षण जिस भी व्यक्ति को प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति की चर्चा कर लें, तो उसको फौजदारी मामलों में या क्रिमिनल केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता पद पर रहते हुए। अगर कोई राष्ट्रपति मर्डर भी कर देना तब भी पद पर रहते हुए सर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पहले उसे पद से हटाना पड़ेगा, महाभियोग लगाइए, या वो खुद इस्तीफा दे दे तब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और दीवानी मामलों में यानी जो प्रॉपर्टी वगैरह के केस होते हैं उसमें पूछताछ नहीं कर सकते आप जब तक कि आप नोटिस ना दे दो कम से कम 2 महीने का। यानी आप आज नोटिस दोगे तो 2 महीने बाद प्रश्न पूछ पाओगे। 2 महीने का उत्तर मिलता है तैयारी करने के लिए राष्ट्रपति को प्रश्नों के, और आपको तो पुलिस 5 मिनट का उत्तर ना दे, समय ना दे, तो 2 महीने से पहले आप पूछताछ नहीं कर सकते। और पूछताछ के लिए भी राष्ट्रपति या जिस भी व्यक्ति को संरक्षण दिया है वो आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो था संरक्षण, पर दिया किसे गया है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार राज प्रमुख जैसा तो कोई पद संविधान में है ही नहीं, तो यही इसका उत्तर होगा। जबकि ये उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति को संरक्षण नहीं दिया गया अनुच्छेद 361 के तहत। अनुच्छेद 361 के तहत जिन लोगों को संरक्षण दिया गया है उसमें से एक है राष्ट्रपति, एक है उपराष्ट्रपति और एक है राज प्रमुख। जी हां दोस्तों, राज प्रमुख। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब ये राज प्रमुख नाम का पद भारत में था। ऐसी रियासतें जो देसी रजवाड़ों के द्वारा चलाई जाती थी, जब भारत आजाद हुआ तो उन देसी रियासतों को मिलाकर के जो प्रांत बनाया गया उसका राज्यपाल उन्हीं देसी रियासतों के किसी राजा को बनाया जाता था और उन्हें कहते थे राज प्रमुख। और ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनके जो हेड होते थे उसे कहते थे राज्यपाल। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख को यह संरक्षण दिया गया था। पर चूंकि संविधान में इस विषय में कोई संशोधन नहीं किया गया तो आज भी राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख ही लिखे हुए हैं, पर वास्तव में राज प्रमुख जैसा पद अब होता नहीं। तो प्रैक्टिकली ये जो संरक्षण प्राप्त है ये केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही प्राप्त है। पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया, किसी भी कारण से हुआ हो, तो उपराष्ट्रपति बनेंगे क्या? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सीजेआई जो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। पर मैक्सिमम कितने समय तक कर सकते हैं? तो मैक्सिमम कर सकते हैं वो 6 महीने तक। यानी 6 महीने में हर हालत में री इलेक्शन हो जाने चाहिए। और री इलेक्शन, जैसे एक राष्ट्रपति 3 साल तक राष्ट्रपति रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो री इलेक्शन होंगे वो 2 साल के लिए नहीं होंगे दोस्तों, बल्कि पूरे 5 साल के लिए होंगे। यानी कि जो दोबारा से चुनाव होते हैं वो पूरे 5 साल के लिए होते हैं। यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के केस में शेष अवधि का प्रावधान नहीं है। जैसे कि भारत में सरपंच शेष अवधि के लिए होता है, विधायक या सांसद शेष अवधि के लिए होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए होते हैं, ना कि शेष अवधि के लिए। तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे, संवैधानिक मजबूरी है आपकी, ठीक है। और ये अनुच्छेद 62 में लिखा है। वैसे इसका अनुच्छेद इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मैंने अनुच्छेद लिखा है आप वो अनुच्छेद तो कम से कम याद कीजिएगा, बाकी इसको भी कर सके तो ये 62 में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि राज्यपाल करता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का तो भारत का राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। युद्ध की और शांति की घोषणा भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है, तो यह भी सही हो जाएगा। और देश के किसी भी भाग में या पूरे देश में आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं कि वह क्षमा दान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो देखिए, क्षमादान करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति चाहे तो किसी के मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, पूरी तरह क्षमा कर सकता है। जाओ बच्चा, आजाद घूमो। तो अनुच्छेद 72 में यह बेहतरीन अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नहीं हटाता, बल्कि संसद में प्रस्ताव पारित करने के उपरांत, संसद में प्रस्ताव पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जबकि आपातकाल की घोषणा और अध्यादेश दोनों ही भारत के राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। चलिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको चौथे राष्ट्रपति याद रखने होते हैं, क्योंकि भारत के जब तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, तब भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन किया था। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने। तो उत्तर हो जाएगा वीवी गिरी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो राधा कृष्णन जी को दार्शनिक शासक कहते हैं। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की आन बान शान, भारत का गौरव, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और यदि आपसे पूछ ले दार्शनिक शासक के रूप में, तो उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। होता क्या है दोस्तों कि संसद के सदन से प्रस्ताव पारित होता है, दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन भी जब उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है और कोई विधेयक कानून बन पाता है। पर यदि ऐसा हो कि संसद का सत्र ही न चल रहा हो और इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए कि अब आपको कानून इस विषय पर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना होगा, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है। अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही होता है, पर जब भी संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा तो 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश पर आपको संसद की मंजूरी लेनी होगी। पर यदि आप मंजूरी लेने में असफल हो गए तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश समाप्त मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 123 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। तो दोनों सदनों के पारित हो जाने मात्र से कोई अधिनियम नहीं बनता। प्रधानमंत्री तो हस्ताक्षर करता ही नहीं है और आधे राज्यों का अनुमोदन जैसी बात भी किसी विधेयक को बनाने के लिए लागू नहीं होती। तो हमारे उत्तर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, और महाभियोग लगाने का यदि आपसे पूछा जाए कि आधार क्या होता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का केवल एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण यानी राष्ट्रपति मनमाने तरीके से काम कर रहा है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। जैसे कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को ही नहीं मान रहा, तब संविधान का अतिक्रमण आधार लगा करके महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग एक सदन में लाया जाता है और उस सदन के द्वारा पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है।
और जांच करता है इसका मतलब वह न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन सदन स्वयं जांच करता है, ना कि किसी न्यायालय से जांच कराता है। तो स्वयं करता है, इस वजह से ये पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया ना होकर के अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का नहीं? तो देखिए महाभियोग में जो भाग लेते हैं वे संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य, केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति इलेक्शन में राज्य की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। ये महाभियोग में तो भाग नहीं लेते ना। तो राज्य की विधानसभाएं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं भी निर्वाचक गण का तो हिस्सा हैं, इलेक्शन में तो भाग लेती हैं पर महाभियोग अधिकरण में नहीं। पर आपसे पूछा जाए कि महाभियोग में तो भाग लेते हैं पर इलेक्शन में नहीं, तो फिर संसद के मनोनीत सदस्य हो जाएंगे। मनोनीत सदस्य महाभियोग में तो हिस्सा ले रहे हैं ना, क्योंकि सभी सदस्य ले रहे हैं, पर इलेक्शन में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वहां तो केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं। तो प्रश्न उल्टा भी कर दिया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उत्तर दे पाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो देखिए एम्पायर की तरह कार्य कर रहा है ना, तो क्रिकेट के 3 डंडे, यानी अनुच्छेद 111, जब भी कोई विधेयक पारित होता है संसद की दोनों सदनों से तो अनुच्छेद 111 के तहत वह जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है दोस्तों। पहला तो हस्ताक्षर कर दे, तब तो कोई समस्या नहीं। दूसरा, वह एक बार उस विधेयक को संसद के पास लौटा सकता है पुनः विचार करने के लिए अपने संशोधनों के साथ। अब संसद या तो उन संशोधनों को मान ले या फिर विधेयक को दोबारा से भेज दे राष्ट्रपति के पास। और जब विधेयक दोबारा आएगा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को हर स्थिति में उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो पहला, या तो हस्ताक्षर कर दे या पुनः विचार के लिए वापस भेज दे, या फिर कोई एक्शन ही ना ले, हाँ ठीक है साहब कर दूंगा करके विधेयक को अपनी जेब में रख ले। इसे कहते हैं जेबी पॉकेट वीटो का अधिकार प्रयोग करना। कर दूंगा क्योंकि कोई टाइम निश्चित नहीं है कि 15 दिन में साइन करने, 1 महीने में साइन करने, 2 साल में साइन करने, 3 साल में साइन करने। आपने राष्ट्रपति को विधेयक दे दिया, मर्जी राष्ट्रपति की, करे ना करे, हटा लो महाभियोग के माध्यम से। हस्ताक्षर नहीं कर रहा, मना भी तो नहीं कर रहा। तो इसे कहते हैं जेवी निषेधाधिकार, कि न तो मना करना और ना ही साइन करना, या फिर साइन कर देना। तो किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोकेंगे कैसे? अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 में सीधे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या तो सहमति देंगे या सहमति न तो सहमति देंगे न मना करेंगे, या पुनः निर्वाचन के लिए विचार के लिए लौटा देंगे। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 111 में लिखी हुई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 111। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं? 72वें अनुच्छेद में बेहतरीन काम करने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, यानी क्षमा करने की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छांटना है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श स्वीकार करना चाहिए। पहले तो ये जानिए कि अनुच्छेद 148 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की बात की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की बात अनुच्छेद 148 में की गई है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी विषय पे उसे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगना चाहिए तो वो अनुच्छेद 148 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी कि वो परामर्श दे या ना दे, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब जब आपने परामर्श दे दिया तब राष्ट्रपति की मर्जी कि वो माने या ना मांगे। भाई परामर्श मांगा था, आदेश थोड़ी। तो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय जब दे देती है तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इन परामर्श को माने या ना माने। तो ऐसा नहीं है कि परामर्श स्वीकार ही करना होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति लगा सकता है और परामर्श को या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये कथन सत्य हो जाएगा। तो आपसे असत्य कथन पूछ रहा है तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं,
किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, यानी न तो सहमति दे न इनकार करे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के पास एक विधेयक आया, कौन सा था आगे प्रश्नों में बात करेंगे। तो ज्ञानी जैल सिंह के पास एक विधेयक आया जिस विधेयक पर उन्होंने साइन करने से इनकार तो करा नहीं और साइन किए भी नहीं। आज भी वह विधेयक राष्ट्रपति भवन में रखा है। यदि कोई राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो विधेयक कानून बन जाएगा, पर अब उसका परिहार खत्म हो चुका है दोस्तों। आज कानून भी बन जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो उसी परिस्थितियों में प्रैक्टिकल था। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि विधेयक रखा हुआ है आज भी। आप कुछ कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, लोकसभा भंग हो गई विधेयक समाप्त हो गया। विधेयक समाप्त हो जाता है दोस्तों लोकसभा के भंग होने पर, यदि विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए तो। पर एक बार राष्ट्रपति के पास विधेयक चला गया तो अब समाप्त नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के पास गया विधेयक हमेशा जीवित रहता है दोस्तों, जब तक कि संसद एक और विधेयक पारित करके उस विधेयक को वापस न ले ले। तो ध्यान रखिएगा, जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग सबसे पहले या एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया है वो थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, 2 अवधियों के लिए भारत का राष्ट्रपति कौन रहा है? तो देखिए अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की बात करता है। तो 2 अवधियों के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो देखिए राधा कृष्णन और हामिद अंसारी दोनों ही 2 अवधियों तक रहे हैं, लेकिन ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। राधा कृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। भाई 2 बार राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने ना, तो उन दोनों ही बार राधा कृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति का एकमात्र उदाहरण है राजेंद्र प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो जब भी संसद के किसी भी सदन में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो राष्ट्रपति को आपको कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। उसके बाद संसद के किसी भी एक सदन में महाभियोग प्रस्ताव आता है और उस महाभियोग प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर कम से कम होने चाहिए। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव पर, हस्ताक्षर। उसके बाद प्रस्ताव आएगा किसी एक सदन में, 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को। जब वह सदन उस प्रस्ताव को पारित कर देगा तब वह प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच कराएगा और जांच कराने के बाद यदि उसको लगता है कि प्रस्ताव ठीक है तो उसे पारित करेगा, अन्यथा खारिज कर देगा। संयुक्त बैठक नहीं होती राष्ट्रपति के महाभियोग के केस में। तो सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व। आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन बताइए। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है, सर्वोच्च कमांडर है वो भारत का, तीनों सेनाओं का सेनापति है। तो युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, भले ही मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता हो। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित करता है, राष्ट्रपति ही संसद की बैठकों को आहूत करता है और संसद सत्र का अवसान भी करता है। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी आयोजित करता है जब कभी भी किसी साधारण विधेयक पर विवाद हो जाए। कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है राष्ट्रपति, जबकि विधायिका का अंग माना जाता है। यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वह विधायिका का अंग माना नहीं जाता, बल्कि विधायिका का अंग होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर ही बनती है भारत की संसद। तो संसद का अंग होता है राष्ट्रपति। ये दोनों जिस विधेयक को पारित करते हैं, जब उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपने साइन करता है तभी वह कानून बनता है, अन्यथा पड़ा रह जाता है, सड़ जाता है फाइलों में। तो संसद का अंग माना नहीं जाता, बल्कि संसद का अंग होता है। छोटा सा इसमें डिफरेंस है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था।
तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपने जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है वो थे ज्ञानी जैल सिंह, और जिस विधेयक के संदर्भ में करा है वह विधेयक है भारतीय डाक संशोधन विधेयक। चलिए, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति पर संसद का कोई भी सदन अभियोग लगा सकता है, जबकि दूसरा सदन उन आरोपों की जांच कराएगा। तो संसद के दोनों ही सदनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। ये तो स्वयं इसका इलेक्शन होता है, जो जीतता है वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले लेता है। तो शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, पर नियुक्ति नहीं करता, निर्वाचित होता है उपराष्ट्रपति। जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, कैग, इन सब की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री भी नियुक्त होता है, पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती बल्कि वह निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठन भाग है, बिल्कुल सही। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। संसद का भाग तो है दोस्तों, पर संसद की चर्चा में कोई भाग नहीं लेता राष्ट्रपति, तो यह कथन गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर तो यही हो गया। बाकी ये सही है, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, हर साल संबोधित करता है पहली बैठक को, और जब नई लोकसभा का गठन होता है तब भी वो संबोधित करता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संबोधित करता है, ये कथन भी सही है। किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, अनुच्छेद 123, तो यह कथन भी सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा उत्तर हो जाएगा बी, दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये तो राष्ट्रपति करता ही करता है। लोकसभा को भंग करना, ये भी राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ दो ऑप्शन दिए, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना और धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना। देखिए, मैंने राष्ट्रपति के केस में आपको बताया कि या तो वह विधेयक पर अपनी मंजूरी दे देगा, या फिर मंजूरी देने से न तो इनकार करेगा और ना ही मंजूरी देगा, मना नहीं कर सकता। पर ऐसा तो है, हाँ कर दूंगा, अरे जब टाइम मिलेगा कर दूंगा, तो टाल सकता है। लेकिन धन विधेयक और संविधान या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि भाई ठीक है आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। लेकिन धन विधेयक और साधारण विधेयक, संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, व धन विधेयक, इन दोनों को न तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और ना ही संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये या तो दोनों सदनों से पारित होगा या फिर खारिज होगा। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते, जबकि साधारण विधेयक को लौटा सकते हैं, या सिर्फ साधारण विधेयक को ही लौटा सकते हैं। और साधारण विधेयक के केस में ही संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे पहले कार्यकाल समाप्त हो चुनाव हो जाने चाहिए, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाने चाहिए और नए उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा भी हो जानी चाहिए। यानी इधर तो शपथ ग्रहण होगी, उधर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा, कुछ ऐसी स्थिति है। पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त भी हो गया है और नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया या उसने अपना पद नहीं संभाला, तो ऐसी स्थिति में यानी उत्तराधिकारी के आने तक कार्यकाल
की समाप्ति होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। आप चाहे 6 साल हो जाए या 7 साल हो जाए, जब उत्तराधिकारी नया आएगा तभी यह राष्ट्रपति अपना पद छोड़ेगा। तो कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कब से? पद ग्रहण करने की तिथि से। जबकि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जाता है। इस बात को मैंने इसी वीडियो में कई बार खारिज करा है कि अनुच्छेद 71 कहता है कि या तो निर्वाचक मंडल पूरा हो या ना हो, इलेक्शन तो होकर रहेगा, चाहे लोकसभा ही क्यों ना भंग हो रखी हो। ये 28 राज्यसभा और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य मिलकर के इलेक्शन लड़ लेंगे। यानी इलेक्शन किसी भी आधार पर रद्द नहीं होगा, चाहे निर्वाचक मंडल पूरा हो या ना हो। तो ये डी भी आपका गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा और आपसे वो गलत स्टेटमेंट ही तो पूछ रहा है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो संसद के सत्र राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किए जाते हैं, 17वां राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जाती है। जबकि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। किसकी अध्यक्षता? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, भारत के न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। तो इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक वर्ष सत्र में जो सबसे पहले संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है और जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो बैठक होती है लोकसभा की उसे भी राष्ट्रपति संबोधित करता है। पर वास्तव में वो राष्ट्रपति कोई अपने विचार नहीं दे रहा होता बल्कि मंत्रिमंडल के विचारों को दे रहा होता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको, राज्यपाल भी इसी तरीके से भाषण देते हैं। तो जब सत्र प्रारंभ होता है, पंजाब और हरियाणा दोनों के एक ही राज्यपाल हैं और पंजाब और हरियाणा में SVIL नहर को लेकर के विवाद है। तो जब वो राज्यपाल पंजाब की विधानसभा में खड़े होते हैं तो कहते हैं कि पंजाब के पानी की एक भी बूंद हम हरियाणा को नहीं लेने देंगे। और जब हरियाणा की विधानसभा में खड़े होकर के भाषण देते हैं तो कहते हैं अपने हक के पानी की एक एक बूंद हम पंजाब से लेकर रहेंगे। तो एक ही व्यक्ति दो बात कर रहा है, तो दो बात नहीं कर रहा दोस्तों, वो तो केवल भाषण पढ़ रहा है। भाषण है किसका? भाषण है मंत्रिमंडल का। तो अभिभाषण तैयार कौन करता है? तैयार करता है मंत्रिमंडल। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो से डेफिनेटली आपको एग्जाम में सीधे कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। हालांकि राष्ट्रपति टॉपिक पर अभी कुछ प्रश्न और रह गए हैं, 10-15 प्रश्न हैं जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा और उसी वीडियो में हम उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और कैग से बनने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे दोस्तों। चलिए सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को और थोड़ा सपोर्ट करो। आपके लिए मैं बहुत अच्छे सेशन लेके आऊंगा जो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएंगे दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।